हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय चंदन कुमार सर। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं और वो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का थर्ड लेसन पढ़ना चाहते हैं और वो अपने एग्जाम से रिलेटेड उन सभी ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं जो उनके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम आप सभी को चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ वो सभी क्वेश्चंस भी समझाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको इस चैप्टर का मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि चुनावी राजनीति हम कहते किसे। आप सब ने फर्स्ट लेसन जो है वो पढ़ा जिसमें आपने देखा कि भाई लोकतंत्र क्या है। सेकेंड लेसन जब आपने पढ़ा तो उसमें आपने संविधान के बारे में पढ़ा और जो तीसरा चैप्टर है आपका वो है चुनाव के बारे में। तो आप पहले चैप्टर में ये आपने जाना कि जनता अपनी सरकार को चुनती है और जनता के ऊपर उसकी चुनी हुई सरकार शासन करती है। जब जनता के हिसाब से शासन नहीं होता या जनता को शासन पसंद नहीं आता तो सरकार को जनता हटा सकती है, यानी सरकार जो है उसे जनता इजीली हटा सकती है। सरकार जो चुनी जाएगी वो किस हिसाब से शासन करेगी, वो संविधान के अनुसार शासन करेगी और संविधान हम सबको एक बनाता है। संविधान के जरिए हमारे देश में इतनी अच्छी व्यवस्था है, हमारे अधिकारों का वर्णन हमें संविधान में मिलता है। और अब हम जानेंगे कि चुनाव का राजनीति में क्या महत्व है। जैसा कि मैंने लोकतंत्र वाले चैप्टर में भी आप लोगों को समझाया था कि चुनाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होगा तो हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता जो अपनी सरकार को चुनती है, जनता अपनी सरकार को नहीं चुन पाएगी। और जब जनता अपनी सरकार को नहीं चुन पाएगी तो यहाँ पर आप देखोगे कि वहाँ पर या तो तानाशाह आ जाएगा और या फिर वहाँ पर राजतंत्र आ जाएगा। तो चुनाव का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। और चुनाव भी अलग अलग तरीके से होते हैं। मैं आप लोगों को अभी से ही बता दूं, चुनाव के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जिसमें हम बोलते हैं सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली। पहला प्रकार ये होता है प्रणाली। और दूसरा प्रकार अगर आप देखोगे तो वो उसे बोलते हैं हम सार्वभौमिक, या फिर सार्वभौमिक नहीं कहेंगे तो हम इसे अनुपातिक के नाम से आप जानो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दो प्रकार है। पहला वाला प्रकार जो है चुनाव का, आप उसमें ये देखते हैं कि जिस भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो पार्टी चुनाव जीत जाती है। ये पहला प्रकार होता है। देखो नाम में ही जाओगे तो आप क्या लिखा है, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली। और दूसरा प्रकार वो प्रकार है जिसमें अनुपात के हिसाब से, ये जो प्रणाली है ये मुख्य रूप से अमेरिका में मौजूद है और ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। भारत के अंदर चुनाव का क्या रूल है आपको ये पढ़ना है और आपको ये भी पता होना चाहिए, जिसे हम सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली बोलते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं जो सबसे आगे वही जीता, यानी चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगी। तो यहाँ पर चुनाव का इंपॉर्टेंट रोल है हमारे राजनीति में। अगर चुनाव नहीं होगा तो हम किसको चुनेंगे किसको नहीं चुनेंगे ये कहना मुश्किल है, और फिर हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पर कुछ याद रखने वाली बात आप लोगों के लिए बताई गई है। सबसे पहले श्री देवी दयाल हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख थे। हरियाणा में एक संघर्ष समिति है, उसके अगर प्रमुख कोई व्यक्ति थे जिसका क्या नाम था, श्री देवी दयाल। इन्होंने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक नंबर का यहाँ से बन सकता है कि न्याय युद्ध नामक आंदोलन की अगुवाई किसने करी, तो उसमें आपको क्या उत्तर देना है, आपको श्री देवी दयाल। आपसे ये पूछा जा सकता है कि न्याय युद्ध नामक आंदोलन जो है किस राज्य में हुआ, तो आप कहोगे हरियाणा में। और ये किसकी समिति थी, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख थे। और एक तो इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और दूसरा अपनी एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम था लोकदल नामक पार्टी। लोकदल पार्टी का क्या नाम है, लोकदल पार्टी। ये पार्टी का नाम, नामक मत लिखना, बस नामक मतलब ये है कि इस नाम की पार्टी है। ये इन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन किया। आज देखोगे वर्तमान समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधित्व, सांसदों, विधायकों, पार्षदों या फिर प्रधानों के माध्यम से शासन चलाना है। आप सभी को जब मैंने लोकतंत्र पढ़ाया था तो लोकतंत्र में मैंने बताया था कि चुनाव जो होता है, क्योंकि जनता अपनी सरकार को चुनाव के माध्यम से चुनती है, तो जो ये चुनाव होता है ये
कई स्तर पे बताए थे मैंने आप लोगों को। तो पहला आपको मैंने इसका प्रकार भी बताया था, जिसमें मैंने आपको प्रत्यक्ष चुनाव बताया था और दूसरा मैंने आपको अप्रत्यक्ष चुनाव बताया था। प्रत्यक्ष चुनाव में जैसे हम लोकसभा के सदस्य को, सांसद को, लोकसभा का सदस्य भी सांसद होता है और राज्यसभा का भी होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को हम नहीं चुनते। राज्यसभा के सदस्यों को हम जिनको चुनते हैं वो लोग आगे चुनते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष चुनाव में आप सभी का विधायक भी आ जाएगा, आपका पार्षद भी आ जाएगा, पार्षद भी आ जाएगा, निगम पार्षद जिसे आप बोल देते हो, इसके लिए सिंपली पार्षद वर्ड जो है आप लोगों के लिए यूज हुआ है। और यहाँ पर आपने क्या देखा कि या फिर हमारे गांव का जो प्रधान होता है, पार्षद कह लो या फिर प्रधान कह लो, क्योंकि गांव में तो प्रधान होते हैं और जो शहर होते हैं उसमें निगम पार्षद होते हैं। भारत के अंदर मैंने आपको लोकतंत्र वाले चैप्टर में ये भी पढ़ाया था कि भारत में ज्यादातर जो चुनाव है वो कितने वर्ष के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए। लेकिन आपको याद रखना है राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 6 वर्ष के लिए अपने सदस्यों को चुनते हैं और हर 2 साल में 2/3 उसके जो 1/3 सदस्य हैं उसको चेंज कर दिया जाता है। बस ये याद रखना है कि 1/3 सदस्यों को इसके चेंज कर दिया जाता है। कितने सदस्यों को? 1/3 सदस्यों को चेंज कर दिया जाता है। कितने वर्ष में? हर 2 वर्ष में। लेकिन एक सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, मैं आपको पहले ही बता दूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा सा बैक जाकर, और बाकी यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। देखो बताया गया है 5 वर्षों के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जो भी प्रतिनिधि हमारा चुना जाएगा, अगर वो प्रतिनिधि हमारे हिसाब से काम करता है, हमें लगता है कि हमारे प्रतिनिधि ने हमारे लिए विकास का कार्य किया है, तो उस प्रतिनिधि को जनता दोबारा चुन सकती है। लेकिन जनता जब उस प्रतिनिधि के विकास से खुश नहीं होती तो अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो हो सकता है जनता उसको ना चुने, क्योंकि वो जनता के हिसाब से नीतियां नहीं बना रहा है। नेक्स्ट बात करें, हर 5 साल बाद आम चुनाव निश्चित होता है। अच्छा, ये आम चुनाव आपके पेपर में आ जाए कि आम चुनाव किसे कहते हैं, तो आम चुनाव में केवल 2 चुनाव आएंगे, आप सभी को याद रखना है। एक आपका लोकसभा का चुनाव आएगा और दूसरा आप सभी को ध्यान रखना है विधानसभा। राज्यसभा का चुनाव जो मैंने बताया था, निगम पार्षद का चुनाव, प्रधान का चुनाव, ये आम चुनाव में नहीं आता। जो आम चुनाव की बात होती है इसमें केवल ये 2 चुनाव होते हैं। लोकसभा के थ्रू क्या चुने जाते हैं? सांसद चुने जाते हैं। विधानसभा के थ्रू क्या चुने जाते हैं? तो विधायक, जिसे आप MLA बोलते हो, MLA, ये चुने जाते हैं। ध्यान रखना आप सभी को। कई बार क्या होता है, जनरली हमने देखा 5 साल के लिए हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई विधायक है या फिर सांसद है, वो अपने 5 साल पूरे होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई या फिर उसने अपनी पार्टी बदल दी। तो ऐसे में क्या होता है कि उस निश्चित समय से पहले ही वो उम्मीदवार उस पद पे नहीं रह पाता, जिसकी वजह से या तो लोकसभा का या विधानसभा भंग होने पर मध्य अवधि चुनाव होता है। मध्य अवधि चुनाव की 2 कंडीशन है, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ। मध्य अवधि चुनाव के अंदर ये होता है कि भाई जब जैसे आज कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उसने पार्टी छोड़ दी, या फिर आज उसकी मृत्यु हो गई मान लो, अब वो अपने पद पे है ही नहीं, तो आज से 6 महीने के भीतर ही उस पद का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी कंडीशन है, जैसे कोविड फैल गया था बीच में, अभी आपने देखा होगा, तो उस बीच में जब कोविड था तो उस समय कई जगहों पर इलेक्शन हो रहे थे, 6 महीने से ज़्यादा समय भी हो गया था, लेकिन इलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम क्या कहते हैं, मध्य अवधि चुनाव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो 6 महीने के भीतर ही करवाए जाते हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है, और तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या किया गया है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। देश में बहुत सारे चुनावी क्षेत्र हैं, आप देखते हो कि भाई पूरे भारत में एक दिन में इलेक्शन करवाना संभव नहीं है। ना तो हमारे पास इतनी सिक्योरिटी है और ना ही हमारे पास इतनी ईवीएम मशीन है। अब आप बोलोगे ईवीएम मशीन ये क्या होती है? तो ईवीएम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक, V से होता है वोटिंग और M से होता है मशीन। ये वो मशीन होती है जिसमें जो अलग अलग जो होते हैं मतदाता वोट डालने वाले, वो जाते हैं, जिस भी व्यक्ति को चुनना होता है उसका यहाँ पर पार्टी का नाम लिखा होता है, इसके बगल में उसकी फोटो होती है, उसका चुनावी चिन्ह आता है और इधर बटन होता है। इस तरीके से वो इस बटन को दबा देगा और वो वोट उस पर चल जाता है। एक बीप साउंड आता है काफ़ी तेज से। तो ये ईवीएम की वोटिंग मशीन है, वो मैं आपको अगर हो सके तो कभी आपको दिखा भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको ईवीएम वोटिंग मशीन दिख जाएगी। तो भाई देश में चुनाव अच्छे से हो, इसीलिए देश में जब भी चुनाव कराए जाते हैं तो उसको कई क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और फिर चुनाव कराए जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि
वहां पर चुनाव आसानी से कराए जा सके। तो ध्यान रखना है आप सभी को कि भाई निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र यानी वो क्षेत्र जिन क्षेत्रों में चुनाव कराए जाते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। और कई बार हम देखते हैं एक राज्यों के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े जो राज्य हैं उसमें एक दिन में पूरा इलेक्शन नहीं हो पाता, तो उसके उस राज्यों को भी कई भागों में बांट दिया जाता है जैसे, और उसमें चुनाव कराए जाते हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक दिन इलेक्शन नहीं होता। आप दिल्ली में रहते हो, आपने देखा होगा दिल्ली तो छोटी सी है मैप में, एक दिन में इलेक्शन हो जाता है, लेकिन कई राज्य हमारे पास ऐसे भी हैं जहाँ एक दिन में पूरा चुनाव नहीं हो पाता। तो इस तरीके से उसको बांट लेते हैं, एक दिन इस क्षेत्र में पूरे पे चुनाव कराया जाता है, दूसरे दिन इस वाले क्षेत्र में, यानी कि अगले ही दिन होगा, एक आध हफ्ते का समय भी होता है, फिर उसके बाद में अगले किसी क्षेत्र में, और फिर उसके बाद में फिर अगले किसी क्षेत्र पर चुनाव कराए जाते हैं। इस तरीके से अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये समझना आएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सारा ध्यान इधर होना चाहिए, इसलिए मैं रफ कर देता हूँ ये चीज़ें अब आप समझ चुके हो। अब यहाँ पर देखना, सबसे पहली बात, लोकसभा में कुछ 543 सीटें हैं। लोकसभा में पूछा जाता है कितनी सीटें हैं, तो 543 सीटें हैं। और इसमें से अनुसूचित जाति जिसे हम बोलते हैं एससी, आपने सुना होगा स्कूल में एससी नाम, तो एससी जो है वो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। और अनुसूचित जनजाति जिसे हम बोलते हैं एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए 47 सीटें आरक्षण की गई है। ये वो सीटें हैं जहां पर केवल इन इस जाति के ही लोग जो होंगे वो खड़े होंगे, या इस सूची में अगर आते होंगे तो वो खड़े होंगे चुनाव में। इसके साथ साथ ध्यान रखना है मतदान की योग्यता रखने वाला व्यक्ति जो है, जैसे कोई भी व्यक्ति जो क्या है, भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक, पहली बात भारत का नागरिक है, 18 वर्ष या उससे अधिक है, इन्हें 18 साल हो चुका है। और तीसरी बात, उस पर वही पागल या दिवालिया होने का कोई केस नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वो मतदान कर सकता है। बस शर्त ये है उसका नाम मतदाता सूची में मतदाता सूची में होना चाहिए। अब आप बोलोगे क्या होता है ये मतदाता सूची, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वोटर लिस्ट। जिस प्रकार चुनाव होते हैं उस समय चुनाव से पहले एक लिस्ट आती है चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें उन सभी लोगों का नाम होता है जो वोट देने वाले होते हैं, यानी जो जो लोग पहचान पत्र जिनका बन चुका होता है वो जाकर अपना वोट डाल सकते हैं, क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाता है। इसे चुनाव से पहले ही तैयार कर लिया जाता है, क्यों? क्योंकि चुनाव के समय इसकी जरूरत पड़ती है, देखना होता है लिस्ट में कौन कौन है, किस किस का नाम है, किस किस का नहीं है, इसीलिए चुनाव से पहले इसको तैयार कर लिया जाता है। और समय समय पर जो है अपडेट भी किया जाता है, या समय समय पर जैसे किसी की मृत्यु हो गई, या फिर अभी चुनाव हुए, एक दोस्त है वो 16 साल का है, अब अगला चुनाव 5 साल बाद होगा, तो जो 16 साल का बच्चा हो तो 21 साल का हो जाएगा। अगर इसे अपडेट नहीं किया गया तो ये तो 18 साल में वोटिंग का इसको अधिकार मिल जाना चाहिए था, लेकिन देखो अब भाई 5 साल बाद इलेक्शन होगा, 16 से 21 हो गया, लेकिन अब तक इसका मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हुआ। इसीलिए इसे समय समय पर अपडेट, यानी समय समय पर इसे दोबारा से इसके अंदर जो भी कमियां होती है उसको दूर कर दिया जाता है। हो सकता है किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसको नाम काटना भी होता है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 18 वर्ष से उससे अधिक आयु वाले सभी वोट डाल सकते हैं, बस उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए और वो योग्यता रखता हो। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है आपको, हर किसी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है जो 18 साल का है उसे वोट देने का क्या है, अधिकार मिला हुआ है। भारत में चुनाव संपन्न कराने के लिए ये ध्यान रखा गया है, हमने क्या बना रखा है, एक चुनाव आयोग, चुनाव आयोग जिसे हम चुनाव आयोग, इसे ध्यान रखना आप सभी को निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं। निर्वाचन, इसे क्या बोलते हैं हम, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग भी हम इसको बोलते हैं। और ये सबसे पहली ड्यूटी है। देखो ये कब बनाया गया था, मैं आपको बता देता हूँ, 25 जनवरी 1950 को इसको बनाकर तैयार कर दिया, इस व्यक्ति को नहीं, इस आयोग को बना के तैयार कर दिया। और इसका बेसिकली मेन मकसद जो था वो ये था कि भाई जब भी भारत में चुनाव कराए जाएंगे वो निष्पक्ष हो, यानी किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी भी राजनीतिक पार्टी का पक्ष नहीं लेना, जो सच है, जो चुनाव जीता है उसके बारे में हमें बताना है, ये ध्यान रखना आप सभी को। इसीलिए देखो 25 जनवरी 1950 को ये बना था, इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सबसे पूछा जा सकता है नेशनल वोटर डे या फिर राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलोगे 25 जनवरी को मनाया जाता है। चुनाव कैसी व्यवस्था है, चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। यानी चुनाव में हर 5 साल में, या फिर जब उसके विधायक की मृत्यु होगी, पार्टी छोड़ दिया, तो एक निश्चित अंतराल के बाद उसे चुनती है।
और अगर उसकी इच्छा है तो उसको बदल सकती है, अगर इच्छा ना हो तो उसे बदल नहीं सकती। एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जैसे आप सभी बच्चे समझदार हो, आपने देखा मई 2014 में इलेक्शन हुए और हमारे बीजेपी पार्टी चुनाव जीतती है, पूरे देश का सेंट्रल गवर्नमेंट, और बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इससे पहले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का शासन था और कांग्रेस पार्टी में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उनका शासन समझ अच्छा नहीं लगा, तो आपने क्या देखा, उनको हटा दिया और नए प्रधानमंत्री बने, नए चुनाव की नई पार्टी जीती जिसे बीजेपी बोलते हैं। इसके बाद में 2019 में फिर इलेक्शन हुए, फिर लोगों को बीजेपी का शासन पसंद आया तो बीजेपी दोबारा जीत गई, मोदी जी दोबारा जी 2019 में पीएम बन गए। अब इलेक्शन होने हैं 2024 में, इसी साल, जी हाँ इसी साल मई में इलेक्शन होंगे, इसीलिए आपके एग्जाम थोड़े जल्दी जल्दी भी कराए जा रहे हैं। तो अब जब चुनाव होंगे, अगर जनता को बीजेपी का शासन पसंद आया होगा तो चुनाव जीत सकती है, पसंद नहीं आया तो हो सकता है कि वो चुनाव हार जाए। अच्छा, आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के लिए कुछ कानून होते हैं जो हर एक उम्मीदवार को राजनीतिक पार्टी को मानने पड़ते हैं, और अगर वो इस क्या नाम है, कानून को नहीं मानेगी तो उस पर रोक लगा सकती है, उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। उदाहरण दे रहा हूँ आप सभी को, जैसे हमने देखा कि 25 दिसंबर को इलेक्शन होने वाला है, या फिर हम एक डिसाइड करते हैं, हम कह रहे हैं 25 जनवरी को, क्योंकि जनवरी में ही नेशनल वोटर डे है ना, 25 जनवरी के दिन क्या किया जा रहा है, वोट करना जा रहा है। तो इसके 2 दिन पहले ही, यानी 23 तारीख से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के लोग जो होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार करते हैं, अपने कलरफुल गमछे पहन ओढ़ लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं, या फिर पैम्पलेट हो गया या वो हो गया, उसको कहीं रोड पे जाकर फेंक देते हैं। तो इस तरीके से लोगों के मन में अपनी छवि को बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे कोई पूछे आचार संहिता क्या होता है, ये खाने वाला अचार नहीं है, आप सभी को ध्यान रखना है। आचार संहिता का मतलब क्या है कि चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के लिए और उम्मीदवारों के लिए कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं, इस कायदे कानून को ही आचार संहिता कहते हैं। अब ये प्रमुख नारे हैं जो आपसे पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसकी मैचिंग भी आ सकती है। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण का। किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते थे? जनता पार्टी से संबंध रखते थे। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी जी ने, जो कि हमारे देश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। यह प्रधानमंत्री 1967 से लेकर 1977 तक रही। इसके बाद में 1980 से लेकर 1984 तक रही। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद में जमीन जोतने वाले नेता जो होते हैं वामपंथी दल, ये किसानों के सपोर्टर्स होते हैं। किसके? किसानों के और जो निचली जाति के लोग होते हैं। स्वाभिमान किसका है? तो आप सबको ध्यान रखना है, एन.टी. रामा राव, तेलुगु, ये आपका तेलुगु देशमुख पार्टी, आपका तेलुगु देशमुख पार्टी, ये टीडीपी नाम की पार्टी है, उनका है, उनका उनका नाम है ये। आपका शॉर्ट में ये भी लिखा आ सकता है। इसके अलावा हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों है? अब सिंपल सी बात है, अब चुनाव नहीं होंगे तो हम अपने नेताओं को कैसे चुनेंगे, हम अपने नेताओं को कैसे हटाएंगे? तो चुनाव की हमारे लिए बहुत मायने है। सबसे पहली बात, हम उन्हें चुन सकते हैं जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो चुनाव की आवश्यकता इसीलिए कि हमारे लिए कानून कौन बनाएगा। संविधान आप सभी को पता है 26 जनवरी, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, 1950 को इस टाइम लागू हुआ, और संविधान उस टाइम बना। क्या आज भी आप 10 साल पहले बने हुए कपड़े को पहन सकते हैं? तो बोलोगे नहीं, अब हमें वो बहुत टाइट आएंगे या फिर उसमें हमारा हाथ भी ना जाए। ठीक इसी प्रकार से संविधान के अंदर भी, जब संविधान बनाता तो वो उस समय की जरूरत के हिसाब से बनाता। आज हमारी जरूरत कुछ और है, तो इसीलिए संविधान में बदलाव करने की जरूरत भी होती है, नए कानूनों को भी लाने की जरूरत होती है। तो ये नए कानून संविधान में कौन लाएगा? जिन नेताओं को हम चुनेंगे वो नेता ही कार्य करते हैं। अगला, हम चुन सकते हैं कि एक सरकार कौन बनाएगा, और साथ साथ सरकार के यानी सरकार किसकी बनेगी, कौन सरकार के प्रमुख फैसले लेगा। साथ ही साथ में हम उन राजनीतिक दलों का चुनाव कर सकते हैं जिनकी नीतियां निर्माण करके सरकार आगे बढ़ सकती है, यह सरकार के लिए अच्छा हो जाता है, लोगों के लिए फायदेमंद होता है, हमारे कल्याण के लिए कार्य होता है। अगला, लोकतांत्रिक चुनावों के न्यूनतम शर्तें क्या है, यानी लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो लोकतांत्रिक चुनाव यानी जनता अपनी सरकार को चुन रही है। तो जनता जब अपने सरकार को चुन रही है, अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी वोट की कीमत ज्यादा, और एक अनपढ़ व्यक्ति, उसकी वोट की कीमत कम, ये तो अन्याय हो गया। जब व्यक्ति एक है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई गारा हो, चाहे कोई काला हो, चाहे कोई गोरा हो, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई बड़ी जाति का हो, चाहे वो कोई छोटी जाति का हो,
हर किसी व्यक्ति को वोट का जो है एक अधिकार है, हर किसी की व्यक्ति की वोट की कीमत एक ही मानी जाएगी, चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाला दे, चाहे मुकेश अंबानी दे, चाहे बिरला या कोई भी दे। दूसरा, चुनावों के विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं है चुनाव करने के लिए आपने कह तो दिया, परंतु चुनाव का विकल्प है नहीं जनता के पास। जनता के पास एक ही ऑप्शन है, जनता के पास इच्छा होनी चाहिए वो जिस नेता को चुनना चाहे। ये नहीं कि हमारे सामने केवल 2 ऑप्शन दे दे ये या ये, तो यहाँ पर जनता अपनी इच्छा का प्रयोग नहीं कर पाती। कम से कम 5-10 पार्टियां तो होनी चाहिए ताकि जनता अपनी इच्छा अनुसार चुन सके। क्या पता पार्टी अच्छी हो लेकिन उम्मीदवार खराब हो, उम्मीदवार अच्छा हो लेकिन पार्टी खराब हो। तो इस तरीके से संतुलन बनाने के लिए वास्तविक चुनाव होना चाहिए। चुनाव एक निश्चित अंतराल पे होना चाहिए, नहीं हर 5 साल बाद चुनाव होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बैठ गया तो बैठ गया, शासन पे हटा ही नहीं सकते। और चुनाव कैसे होने चाहिए? निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव किसी के पक्ष में नहीं लिए जाने चाहिए। इसके साथ साथ चुनाव निष्पक्ष और अच्छे ढंग से कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? सबसे पहली बात तो कोई दूसरा व्यक्ति वोट आके ना डाल जाए किसी का, इसीलिए मतदाता सूची बनाई जाती है, उस पर तस्वीर लगाई जाती है। जब आपका पहचान पत्र बनेगा तो आपको पता चलेगा, उस पर आपकी तस्वीर होगी, तस्वीर के साथ साथ आपकी कुछ जानकारियां होगी, जिससे मतदाता जो वोटर है वो ठीक ढंग से पता चल पाता है, पहचान हो पाती है कि यही व्यक्ति वोट डालने आ रहा है। दूसरा, आज के ज़माने में हम देखते हैं कि चुनाव में बहुत गड़बड़ियाँ हो सकती है, इसीलिए सरकारी मशीनों का उपयोग किया जा सकता है जिसका कभी भी हैक ना किया जाए, जिसको हैक ना किया जा सके। दूसरा ये कर सकते हैं निष्पक्ष के लिए। तीसरा, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र, वोटर लिस्ट तो है, साथ ही साथ पहचान पत्र भी होना चाहिए, मशीनों का उपयोग होना चाहिए। साथ ही साथ जो चुनाव में धांधली करे या फिर उस पर शक भी हो तो उसका चुनावी टिकट कैंसिल कर देना चाहिए। चुनाव में ज़्यादा धन का उपयोग ना हो, इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बारी ऐसा भी हो सकता है कि जो चुनाव कराने वाले लोग हैं कभी उसको ही खरीद लिया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान दिए। चुनावों में होने वाली संभावित धांधली या गड़बड़ी कौन कौन सी है? कई बार क्या हो जाता है, मतदाता की सूची के फर्जी नाम लिख दिए जाते हैं और असली नाम गायब हो जाते हैं, और वो बंदा जाता है, वो वोट डाल आता है। कई बार बहुत सारी शासक दल द्वारा सरकार की जो सुविधाएं हैं उसका दुरुपयोग किया जाता है, मशीनें हैक करा दी जा सकती हैं। वॉलेट पेपर पे पहले इलेक्शन होते थे, जब मशीन पे नहीं होते थे, एक बड़ा सा टीन होता था या डब्बा होता था, आप कह सकते हो। उस डब्बे में आप जिसको भी पसंद है आप उस पर जाइए, अंगूठा लगाइए या फिर साइन कीजिए, टिक कीजिए, उस पेपर को मोड़िए और जाके उस जैसे गुल्लक में आप पैसे डालते हो वैसे ही आप उसके अंदर उस पर्चे को डाल दीजिए। बाद में जब वोटों की गिनती होती तो पर्चे गिने जाते थे कितने वोटों की गिनती हुई, और इससे पता चलता था उम्मीदवार जीता या हारा। अगला, इसमें कहा गया है कि अमीर उम्मीदवारों और जो बड़ी पार्टी है उन पे ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़्यादा पैसा खर्च ना करें। ज़्यादा पैसा खर्च करेगी तो जनता को लुभाकर खुद जीत जाएगी वो, और हमेशा करती रहेगी ऐसा। इसीलिए मतदान के दिन चुनावी धांधली और मतदाताओं को डराने की कोशिश ना किया जाए। देश के अंदर ये सारी कोशिशें भी कराई जाती है। इसके साथ साथ भारत में चुनाव आयोग जो है उसके क्या क्या कार्य है? सबसे पहली बात तो चुनाव आयोग का क्या कार्य है, ये पेपर में बहुत बार आता है। सबसे पहली बात तो आदर्श चुनाव का आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता क्या होता है? मैंने भी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। आचार संहिता चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी और जितने उम्मीदवार हैं उन सभी के ऊपर क्या किया जाता है, नियम बनाए जाते हैं ताकि नियम को लागू किया जा सके। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करेगा या चुनाव प्रचार जब नहीं करना चाहिए, यानी मैंने भी आपको बताया था चुनाव प्रचार के 48 घंटे पहले जनता के सामने कोई भी प्रचार नहीं होगा। प्रचार क्यों नहीं होगा? क्योंकि जनता जो है ना, वो जनता बेसिकली सोच सके कि उसको किसको चुनना है। अब भाई तुम बार बार उसके आगे आओगे तो उसको सोचने का अवसर नहीं मिलेगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए निर्णय वाले जो लोग होते हैं वो अलग होते हैं। चुनाव के दौरान जो है सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जिन लोगों को हम चुनेंगे वही तो सरकार बनेंगे, लेकिन जो पहले से सरकार में, तो चुनाव आयोग का काम कौन जो भी निर्णय होगा वो हमारी मौजूदा सरकार जो है, मौजूदा सरकार वो भी माने और जिनको चुना जा रहा है वो सब भी लोग माने। चुनाव आयोग के कार्य ये है कि भाई सबसे पहली बात तो उसके फैसले सब माने। इसके बाद में सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन चुनावी कामकाज लेना, यानी जितने भी, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में आपके टीचर्स होते हैं वो सारे के सारे चुनाव के समय में क्या करते हैं, ट्रेनिंग पे जाते हैं, और वही प्रेसिडिंग अधिकारी होते हैं। अभी आपको प्रेसिडिंग अधिकारी तो पता नहीं होगा, लेकिन जब आप कभी वोट करोगे तो आपको प्रेसिडिंग अधिकारी के बारे में भी जानकारी हो जाएगी कि एक कमरे में जब इलेक्शन होता है तो उस कमरे में जब इलेक्शन हो रहा होता है तो उस कमरे की में ठीक से इलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, ये उस अधिकारी की जांच के लिए होता है। वो अधिकारी के नेतृत्व में ही होता है, मशीन सही से चले, सारी व्यवस्था सही से रहे। इसके साथ साथ जिन
मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ उसे दोबारा चुनाव कराना, ये भी काम किसका है? चुनाव आयोग का ही। इसके बाद में अब अगला पॉइंट बताया गया है निर्वाचन के प्रमुख चरण। निर्वाचन के कौन कौन से चरण है? चरण का मतलब होता है किस किस तरीके से निर्वाचन यानी चुनाव। निर्वाचन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, निर्वाचन को चुनाव भी कहते हैं। निर्वाचन को क्या कहते हैं? चुनाव भी कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, निर्वाचन वर्ड भी कोई यूज करे। सबसे पहली बात तो किस क्षेत्र में चुनाव होना है, पहले ये तय करना होता है। सबसे पहले क्षेत्र का बनाना है या क्षेत्र को तय करना। दूसरा मतदाता सूची तैयार करना। फिर चुनाव आयोग ये काम करेगा कि भाई चलो ठीक है, दिल्ली में इलेक्शन कराने तो दिल्ली में कितने लोग हैं वोट करने वाले, उसकी सूची बनाइए। दूसरा काम क्या करेगा? सूची बनाया जाएगा। तीसरा भाई अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से कानून जारी होगा कि भाई फलाना तारीख यानी आने वाली 25 जनवरी को क्या किया जाएगा? इलेक्शन कराया जाएगा। अगर इलेक्शन में सभी को पार्टिसिपेशन करना है तो वो इतने तारीख तक अपना नामांकन दे सकते हैं। जैसे 15 तारीख तक अपना नाम दर्ज करवा दो, ताकि चुनाव आयोग उसी हिसाब से तैयारी करे कितनी मशीनों पे कितने लोगों की तस्वीर आएगी। साथ ही साथ में फिर ये भी होगा कि भाई आचार संहिता का कुछ डेट फिक्स कर दिया जाएगा। तो अधिसूचना जारी करने के लिए अगला, अब भाई 15 तारीख तक जैसे हमने कहा कि नाम दे दो। अब उसमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो फर्जी होते हैं, तो उनका नाम हटाना भी होता है कई बार और भी लोग आ सके तो ये नाम चेक करने के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग ये भी चेक करता है चुनाव से पहले कि कोई उम्मीदवार खड़ा हो रहा है तो उस पर कितने पैसे हैं, कहीं चुनाव का तो भ्रष्टाचार करके खूब सारा अमीर ना बन जाए। इसीलिए भाई ये जांच करना भी होता है। चुनाव चिन्ह आवंटन करना, जैसे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई यार मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन मेरे पास कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, तो चुनाव चिन्ह मुझे कौन देगा? मुझे चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देगा, एक ये काम है। अगला चुनाव का अभियान, यानी जब इलेक्शन नजदीक आ जाते हैं तो आप देखते हो आस पड़ोस में बहुत सारे लोग रैलियां करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और बाजे वाजे लेकर या जिस भी तरीके से प्रचार करते हैं। फिर मतदान होता है, मतदान होने का मतलब फिर वोट कराई जाते हैं और वोट करने का मतलब लास्ट में मतगणना। मतगणना का मतलब है कि वोट की काउंटिंग होगी और काउंटिंग के बाद में रिजल्ट की घोषणा, आखिर कौन चुनाव जीता कौन चुनाव नहीं जीता। अब आज के जमाने में आप देख रहे हो कि चुनाव होता है, सरकार चुनाव कराती भी है, सरकार निर्णय मांगती भी, लेकिन चुनाव आयोग के सामने बहुत सारी समस्या है कि भाई चुनाव कैसे ठीक से कराए जा सके। आजकल हैकिंग बहुत ज्यादा हो गया है, तो जिन मशीनों पे चुनाव कराया जाता है या वोटिंग करवाई जाती है उन मशीनों को हैक करने का डर होता है सबसे ज्यादा। दूसरी बात, कई उम्मीदवार झूठ बोल देते हैं। कई उम्मीदवार झूठ बोल देते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले उनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि अमीर उम्मीदवार या फिर दलों के द्वारा गलत तरीके से चुनाव जीत जाना। सबसे पहली बात, लोगों को या तो पैसे देके लालच कर देकर वोट अपनी तरफ कर लेते हैं या लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जनता जो है वो गलत तरीके से ठग ली जाती है कई बार उम्मीदवारों के द्वारा। कई ऐसे भी नेता होते हैं जिन पे बहुत सारे आपराधिक मामले होते हैं और उनको चुनाव में टिकट मिल जाता है, ऐसा होता भी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पहले से ही अपराधी है तो वो तो अपराधी फैलाएगा। बहुत सारे लोग राजनीति में इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी गुंडागर्दी को और बढ़ा सके। अपने पुरानी फिल्में भी देखी होंगी। अगला, चुनाव में जनता के समक्ष उम्मीदवारों को ढंग से विकल्प प्रस्तुत कराना, यानी विकल्प होनी चाहिए। अब जैसे आप वोट देने जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको केवल एक दो पार्टी के चिन्ह दिख गए, और आप सबको अच्छे विकल्प होने चाहिए और सब पे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि भैया आप अपनी वोटिंग का प्रचार कर सकते हो। इसके बाद में बड़ी पार्टियों के द्वारा छोटे दल को जो है परेशान करने से क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। कई बार बड़े पार्टी जो होती है, बड़ी बड़ी पार्टी जो उस क्षेत्र में, जैसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, पुरानी पार्टी, अब मैं पार्टी बनाता हूँ, लोगों को लगता है यार ये तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ये जनता को क्या कर सकता है? गुमराह कर सकता है, हमारे वोट कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से मुझे धमकियां भी आ सकती है, मारने की भी बात कह सकते हैं। तो इस जगह पर ये ध्यान रखना है कि बड़ी पार्टियां जो है छोटी पार्टियों को परेशान ना करें। आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। अब इसके बाद में आपके आगे क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, देखो आप सभी को ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो आप कर लोगे। मैंने आपको पहला क्वेश्चन समझाया था, पहला पॉइंट ही है, हरियाणा में था ये। अब देखो लगभग सारे क्वेश्चन आपके होंगे, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। उन क्वेश्चनों को करके जाओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप सभी के। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके रहेंगे उसके भी मैं और भी एमसीक्यूज या और भी है उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप पहले इन क्वेश्चनों को कीजिए, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करता, और मुझे पता है आपके एग्जाम की बहुत ज़्यादा चिंता आप लोगों को होती है, क्योंकि पूरे साल ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं सरकारी स्कूलों में। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप लोगों को मैं अपनी वीडियो के थ्रू पढ़ा सकूँ। मिलता हूँ आप सभी से अपनी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।